नरेश कन्या पीजी कॉलेज में वार्षिकोत्सव समारोह का हुआ आयोजन। विद्यार्थियों को सही राह दिखाकर अच्छा नागरिक बनाना ही शिक्षा और संस्था का लक्ष्य होना चाहिए। सिंघाना के नरेश कन्या पीजी कॉलेज में रविवार को वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केसीसी इकाई प्रमुख व कार्यपालक निर्देशक जीडी गुप्ता थे। विशिष्ट अतिथि महाप्रबंधक खदान पीडी बोहरा, उप महाप्रबंधक मानव संसाधन आरएस जवान, पालिका चेयरमैन विजय कुमार शर्मा, पंचायत समिति सदस्य संकुलता यादव, समाज सेवी बबलू आह्वान थे, जबकि अध्यक्षता निर्देशक सुरेश चंद्र पांडे ने की। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों ने शिक्षा की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नरेश कन्या पीजी महाविद्यालय के निर्देशक सुरेश चंद्र पांडे ने मुख्य अतिथि जीडी गुप्ता को शॉल व साफा पहनाकर सम्मानित किया। महाविद्यालय के समस्त स्टाफ ने 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केसीसी इकाई प्रमुख जीडी गुप्ता ने कहा कि बच्चों का भविष्य बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस तरह से पौधे को लगाते समय फल की इच्छा नहीं की जाती, जब पौधा वृक्ष बनता है तब वह फल नहीं भी दे तो छाया अवश्य देता है और यह नहीं देखता है कि लाभार्थी ने मुझे सींचा है या नहीं। उसी प्रकार विद्यार्थियों को शिक्षित करना चाहिए, जिससे आगे चलकर आपके द्वारा दी गई शिक्षा से समाज को रोशन करे। संकुलता यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को संस्कारवान शिक्षा देने में शिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इस दौरान मुख्य अतिथि जीडी गुप्ता ने शिक्षा के क्षेत्र व सांस्कृतिक कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदीप सुरोलिया, हसरत हुसैन, जय गोविंद शर्मा, रमेश पांडे, अभिषेक जांगीड़, बीडी शर्मा, अजय केडिया, इनके चौकड़ीवाल, पूर्व नगर पालिका खेतड़ी अध्यक्ष विजय शाह, डॉक्टर सोमदत्त भगत, कैलाश स्वामी, सत्यनारायण भार्गव, भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष वर्षा सोमरा, सुभाष गुर्जर, भाजपा जिला महामंत्री निखिल शर्मा, पवन पांडे, नागेश चौधरी, नंगेंद्र सिंह सोडा, सुभाष तातेजा, संजू धनखड़, शबनम सैयद, बबीता शर्मा, निशा शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे। मंच पे आसीन सभी डिग्निटरीज ऑफ द डायस, डिग्निटरीज, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स, आप सभी को मेरा अभिनंदन। मैं आज इस मंच से आप लोग को संबोधित कर रहा हूँ, इस बात की मुझे अत्यंत खुशी है। और जितना मेरा बड़ा चढ़ा के नाम बताया जा रहा है कि मैं केसीसी का लाइफलाइन हूँ, आई एम नॉट श्योर हूँ या नहीं, लेकिन मेरी कोशिश जरूर होती है कि जो कार्य मुझे दिया गया है उसको मैं जस्टिस करूं। और उसके अलावा जिस पद पर मैं बैठा हूं उसमें केवल केसीसी को प्रोडक्शन दिलाना, प्रॉफिट में लाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है या मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। और जब भी मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, मैं अपने विचारों को रखता हूं और बहुत स्ट्रॉन्ग ढंग से रखता हूं, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि मैं किस लिए कहता हूं और क्यों कहता हूं। सिर्फ कहने के लिए कहना यह मैं उचित नहीं समझता हूं। और हो सकता है यही कारण हो, सुरेश पांडे जी जब मेरे पास आए थे मेरे को कंग्रेचुलेट करने के लिए, जब मेरा प्रमोशन हुआ था एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तब इससे पहले मैं जीएम एंड यूनिट हेड था और पिछले महीने मुझे प्रमोशन दिया गया था, जो कि लॉन्ग टाइम ड्यू था। तो पांडे जी पहली बार आए थे पूरी टीम के साथ और कुछ लोग थे उनके साथ में, तो मेरे बधाई देने के लिए। तो वो कहते हैं कि मेरे कुछ विचारों से इंप्रेस रहे और वो उसी समय मेरे पास मैसेज भेजे कि वो जो इस बार एनुअल फंक्शन करेंगे उसमें मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे उभरना चाहेंगे। फिर उसमें हाँ ना, कभी मैं उपलब्ध हूँ कभी नहीं हूँ, ऐसा मेरा पोजीशन था। अल्टीमेटली जो पूरा दिल से चाहे कि मैं यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बन के आऊँ, तो मुझे लगता है ये उनका दिल की इच्छा थी जो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाया। अदरवाइज मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल में था और कुछ पर्सनल लीव पे भी था, तो मुझे वो लीव कैंसिल करना पड़ा और एक टूर पे गया हुआ था। मैं टूर से फिर रातों रात सुबह 4 बजे पहुंचा हूँ एंड यहाँ पे मैं आया हूँ। मैं यहाँ पे आने का मेरा सबसे उद्देश्य था कि मतलब पांडे जी को ऐसा ना लगे कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जब मैंने बताया कि मैं यहाँ अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ, तो उन्होंने कहा सर क्यों, किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने बोला मैं इतना काम का कच्चा नहीं हूँ, मैं लगभग 2,500 से 3,000 एम्प्लॉयज को
लीड कर रहा, नेतृत्व कर रहा हूँ, अगर काम कच्चा रहा, अगर अपनी ओपिनियन खुद से नहीं बनाया, तो मुझे लगता है कि मैं उस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं हूँ, जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। ये रही मेरे बारे में। मैं इस मंच पे आने के बाद में कुछ चीजें मुझे बताई गई कि इसमें करीब लगभग 800 बच्चे पढ़ रहे हैं हर साल, या 2 साल 3 साल की, इसमें टोटल स्ट्रेंथ 800 का है। अगर 800 का स्ट्रेंथ है तो उससे एक चीज हम लोग कंफर्टेबली कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मोटिव है, वो केवल सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। यहाँ पे बच्चों को कुछ वैल्यू ऐड करना है, उनकी जिंदगी को जिस रूप में वो इस कैंपस पे आते हैं और यहाँ पे पढ़ने के बाद जो इससे कैंपस से निकलते हैं, उनमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वो एक अच्छे और बेटर व्यक्ति बन करके इधर से पास आउट हो, ऐसा उद्देश्य होगा, तभी इतने बच्चे यहाँ पे आकर के एडमिशन लेते होंगे। ये ऐसा मैं समझता हूँ। मैं इस बात पे अपनी तरफ से सुरेश जी को और उनकी टीम को बधाई देता हूँ, फकीर को बधाई देता हूँ कि ये एक अच्छा मॉडल है जो आप इस समाज पे पेश कर रहे हैं। अदरवाइज मैं बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट देखा हूँ जहाँ नाम के लिए इंस्टीट्यूट खोला जाता है, परमिशन ली जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक्चुअली उसमें पढ़ाई कुछ नहीं होती है। नाम के लिए स्कूल और इंस्टीट्यूट खोला जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है 2 साल में, 1 साल में, और वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो हम ऐसे समाज की हम कल्पना कर सकते हैं कि हर कोई, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, या इंजीनियर हो, या ड्राइवर हो, ये सब लोग जो है बिना किसी शिक्षा प्राप्त किए, बिना किसी वैल्यू ऐड किए वो सर्टिफिकेट ग्रहण कर लिए और फिर वो अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। तो इस समाज का क्या परिस्थिति दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि सब पेरेंट्स का ये जिम्मेदारी है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स को एनकरेज ना करें जहाँ केवल एकमात्र सर्टिफिकेट लेने का या देने का उद्देश्य होता है। वो नुकसान आप लोग का है, लॉन्ग टर्म में नुकसान समाज का भी है। रही बात मेरे अपने कुछ विचारों की, जो अभी स्टेज से बोला गया था कि मैं पर्यावरण को बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, बाय नेचर पसंद करता हूँ, लेकिन जब वो संभाला और जब थोड़ा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे आया तो मुझे लगा कि जो मेरा पैशन है, वो पैशन तो मेरे को जन्म से मिला है। मेरे अपने हॉरोस्कोप में जो लिखा है उसके हिसाब से हुआ होगा, लेकिन आज ऐसा हम एफोर्ड नहीं कर सकते। हर व्यक्ति जो इस धरती पे जन्म लिया है उसको पर्यावरण के लिए इतनी जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग इस धरती पे जो आज फ्री में सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसकी भी कीमत लगानी पड़ेगी। और समझ सकते हैं, आज से 30 साल पहले कोई अगर बोलता कि पानी बॉटल में मिलेगा तो लोग हंसते। आज ये हकीकत है, आज पानी में बॉटल नहीं मिला तो उसको हम समझते हैं सेफ नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, बीमार पड़ जाओगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा सोच समाज में आ चुका है। मैं आज कह रहा हूं कि ये सोच जो मैं बता रहा हूं, एक पेड़ जो है फ्री में कितना ऑक्सीजन हम लोग को देता है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं एग्जैक्टली फिगर मुझे था, मेरे पास एक अच्छा पोस्टर था कि एक दिन का इस ग्लोब का जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, अगर उसको हम लैब में बनाने या फैक्ट्री में बनाने की कोशिश करें तो उसमें पूरे ग्लोब का जितना बजट है वो पूरा बजट खर्चा हो जाएगा। और पेड़ हमको फ्री में दे रहा है। तो इसलिए पर्यावरण के लिए हम लोग को बहुत जागरूक होना जरूरी है। और खास करके जो आज यहाँ बच्चे हैं, कल की नींव है और कल का फ्यूचर है, ये लोग को तो होना ही चाहिए। नहीं तो हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि पानी तो फिर भी हम लोगों ने पैकेज में ला दिया, ऑक्सीजन को पैकेज में लाकर कैसे करेंगे। इसका छोटा सा ट्रेलर हम लोगों ने कोविड-19 में देख चुके हैं कि ऑक्सीजन के बिना कितने लोग अपने प्राण को त्यागना पड़ा। हर घर में कुछ न कुछ कहानी है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए पेड़ों को बचाना, पेड़ों को लगाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे अच्छा लगा बहुत कि आज जो है एज ए टोकन ऑफ गेस्चर जो 2 पेड़ दिए गए, मैं उन पेड़ों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में लगवाऊंगा और आप किसी भी दिन आकर के उसको देख सकते हैं कि वो
इस संस्था से एज ए टोकन ऑफ गेस्चर हमारे यूनिट को दिया गया है। ये ऐसा बोर्ड भी लगवाएंगे, ऐसा मैं आप लोग को यहाँ से कह रहा हूँ। और मैं इस बात का भी बधाई देता हूँ कि सुरेश जी जब पंडाल लगा रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि इन पेड़ों को काट देते हैं, पंडाल लगाने में आसानी होगी, लेकिन गुड सेंस प्रिवेल। शायद उनको जो गाइड एंड एडवाइस करते हैं वो मेरे कुछ करीबी लोग थे और वो मुझे 6 साल से जानते हैं कि मैं पेड़ और पर्यावरण के लिए कितना जागरूक हूँ और कितना कमिटेड हूँ। और फिर उन्होंने पेड़ नहीं काटा और मुझे अच्छा लगा इस बात की मैं उनको बधाई देता हूँ कि आप लोग बाल बाल बच गए, नहीं तो आप लोग यू प्रीच समथिंग एंड प्रैक्टिस समथिंग विल बी डिफरेंट एंड मिसमैचिंग एंड आई विल नॉट बी अ हैप्पी पर्सन टू सी दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच, है ना। और यही मैसेज मैं देना चाहूँगा इस मंच से कि भाई आप लोग इस देश के भविष्य हैं और पेड़ आपका भविष्य है, तो पेड़ को बचाइए, पेड़ को लगाइए और जिम्मेदारी पूर्ण इसको अपनाइए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने मंच से मेरे को रिक्वेस्ट किया कि पहले हॉस्पिटल बहुत अच्छा था और आज हम लोग को उसकी जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि समय के हिसाब से हम लोग को अपने विचार बदलने चाहिए, समय के हिसाब से हम लोग चलना चाहिए। पहले एक फोन हुआ करता था पूरे टाउनशिप में, आज हर जेब में एक टेलीफोन है। तो जो एक डॉक्टर यहाँ हुआ करते थे सबका उनके लिए वही बड़ा था। और अगर हम आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर रख दें, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोर होकर के बिना किसी काम के रिजाइन करके चले जाएंगे, ऐसा मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ऐसा हो चुका है। मैं इससे पहले हमारे बहुत बड़े फ्लैगशिप यूनिट है इस कंपनी का, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, जहाँ मैं वहाँ का यूनिट हेड रहा हूँ और बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में है ये, और एशिया का सबसे बड़ा कॉपर खदान है वो। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और एक गायनेकोलॉजिस्ट दो को अपने अपॉइंटमेंट दिया था। 1 साल उन्होंने वहाँ बैठे, उनको कुछ ज़्यादा पेशेंट्स नहीं मिले, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट के इसमें ऐसा है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको उसके डेवलपमेंट के लिए वो सरकार की तरफ से स्कीम है कि उसको फ्री फूड मेडिसिन और कुछ बहुत मिलता है सब कुछ। तो इसीलिए वो वहाँ रजिस्टर करते हैं, ना कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आते थे। ये हाल है चाइल्ड स्पेशलिस्ट का। अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं उसको उसके बाद में संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर चले जाते हैं कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो आज के जमाने में ना हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखते भी हैं तो उनके पास में कोई नहीं जाता है, क्योंकि आज के दिन में सिंघाना में ही इतने स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, पहले एक भी नहीं हुआ करते थे। इसीलिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल नाम था। मैं खुद अपने एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं भी एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जन्म लिया हूँ। वहाँ पे जिस हॉस्पिटल में मैं जन्म लिया हुआ कंपनी का हॉस्पिटल था, आज वो कंपनी का हॉस्पिटल वीरान हो गया है, क्योंकि कोई जाता ही नहीं है। तो कंपनी को मजबूरन उसको बंद करना पड़ा और फिर मेडिकल मेडिकार्ड रेफरल हॉस्पिटल सब लेने पड़े। आज सब के सब चाहते हैं कि वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं, ताकि उनका इलाज ठीक से हो सके। ऐसा साइकोलॉजिकल डेवलप हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और दूसरी बात, मैं इस मन से एक बात और कहना चाहूँगा, जो मतलब मैं जाना चाहता हूँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक करने के लिए, क्योंकि घुमा फिरा के बात करने से कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, महत्व नहीं है। मैं स्ट्रेटली कहता हूँ आप लोग को कि समाज में एक बहुत बड़ी कमी है। वो कमी ये है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी लें, सरकार का ही नौकरी लें, और बाकी नौकरी को समझते नहीं है। और जब उन समाज को जब किसी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, सरकारी हॉस्पिटल में काम पड़ता है, जरूरत पड़ता है, तो बोलते हैं सरकारी ऑफिस हॉस्पिटल में सब निकम्मे हैं, कोई काम नहीं करता है, सिर्फ हाजिरी लगाते हैं, कोई आता भी नहीं जाता भी नहीं है। तो ये दो चीजें आप चाहेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो उसके, या सरकारी का संस्था में जाएंगे तो वहाँ पे कोई ढंग के आपको मिलेंगे, कोई आपको वहाँ हिसाब देगा नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि आपके बच्चे सब सरकारी नौकरी में है। क्यों सरकारी नौकरी? इसलिए कि उसमें सिक्योरिटी है, उसमें काम नहीं करेंगे तो भी निकाला नहीं जाएगा, तनख्वाह आते जाएगा, चले वो संस्था चले चाहे नहीं चले,
तो ये सब चीजें हैं, हम लोग को बदलना पड़ेगा, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। आज ये इंस्टीट्यूट सरकारी नहीं है, लेकिन आज तो बच्चे पढ़ रहे हैं ना। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक जिम्मेदार ढंग से एक सब्जेक्ट को, एक शिक्षा को रिस्पॉन्सिबल ढंग से दिया जाता है। आज देखिए कितने सारे सरकारी स्कूल हैं, सब स्कूल में अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स के मुकाबले वो स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेंथ है बहुत कम है। और वही जहां प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे हमारे कॉपर की बात करूं मैं, कॉपर में जो स्कूल में सबसे ज्यादा डिमांड में है वो है सोफिया स्कूल। सोफिया स्कूल की टीचर्स की तनख्वाह देखेंगे और वही राजस्थान स्कूल की टीचर्स की तनख्वाह देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ देख लीजिए। तो ये सब चीजें हैं जहां हम लोग को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और इस सोच से हम समाज को बदल सकते हैं और एक अच्छा समाज बना सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी हमको जो भी जिम्मेदारी मिलती है, उसको चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर हम उसको अच्छे ढंग से निभाएं तो वो उस इंस्टीट्यूट का नाम होता है, उस गांव का नाम होता है और फिर उस देश का नाम होता है। मैं आपसे अभी एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम लोग बहुत देश की बात करते हैं, देश की तरक्की की बात करते हैं, लेकिन जब देश की तरक्की की बात आती है तो उसको हम लोग गहरे ढंग से सोचते नहीं है। भाई हम लोग आज तो ऐसा है कि पहले पूरे कॉपर में एक यूनिट हेड का गाड़ी हुआ करता था, बाकी सब साइकिल से आते जाते थे, लेकिन आज समाज इतना बदल गया है कि आज सबके पास 4 व्हीलर्स है, सब आना जाना 4 व्हीलर से करते हैं। लेकिन उसमें एक चीज है कि हम लोग बी इंडियन बाय इंडियन वाला सोच नहीं लाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे। जैसे कि आज हमारे पास 4 व्हीलर्स में टाटा बहुत अच्छी कंपनी है जहाँ अच्छे गाड़ी निकलते हैं, महिंद्रा बहुत अच्छी है जो अच्छी गाड़ी निकलती है, और फॉर दैट मैटर टू सम एक्सटेंट सुजुकी भी जो है उसमें अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है लेकिन है। लेकिन हम लोग करते क्या है, आंख बंद करके बस MG हेक्टर ले लिया, वो हुंडई ले लिया। आपको पता है हुंडई कंपनी ने क्या किया था? जब कश्मीर में कुछ हम लोगों ने अपने ढंग से उसको सोल्यूशन ढूंढा तो फिर वहां उसका विरोध हुआ, और वहां पे हुंडई पाकिस्तान ने बोला कि हम हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं। और उसके बाद भी आज हुंडई जो है इंडिया का नंबर 2 कंपनी है जो व्हीलर्स आउटसोर्स करता है, सेल करता है। कि ये ऐसा क्यों? मतलब इस देश की जिम्मेदारी केवल नेताओं की, मंत्रियों की और सरकार की नहीं है, हम सबकी है। अगर हम लोग अपने नियमों को, हम लोग अपने वसूलों को अगर थोड़ा टाइट कर लें, बी इंडियन बाय इंडियन, तो कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है कि वो लोग हमारे देश में आकर के हमारे से पैसा कमा करके और फिर हमारी देश के बारे में बुराई करें। सो इसीलिए हम लोग को ये विचार बदलने होंगे, हम लोग को थोड़ा सा देश के प्रति और जागरूक होने की जरूरत है। सरकार जो कर रही है वो करेगी, सरकार बेहतर भी कर सकती है, लेकिन आप सबके सहयोग के बिना नहीं। और कुछ चीजें सरकार की मजबूरी होती है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जहां हम लोग उसके मेंबर्स हैं, तो हम लोग स्टेट फॉरवर्डली उनको बैन नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी, इन देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी कैसे समझें। मैं इसीलिए आज यहाँ से कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से देश का फ्यूचर निकलता है, और इसी से हम लोग, इसी विचार से हम लोग अपने देश का थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। मैं अपने जितने भी जान पहचान है, आसपास मेरे हैं, सबको मैं ये एडवाइस देता हूँ कि भाई थोड़ा सा इंडियन प्रोडक्ट्स को और बढ़ावा दीजिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कहानी नहीं हकीकत है, बट हमारे लिए तो कहानी है क्योंकि हम लोग तो जाके देखे नहीं उसको ना। जब जापान में 2 बॉम्ब्स गिराए गए थे अमेरिका द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा में, तो उसके बाद में जापान पूरा नष्ट हो गया। आज भी उसकी इल इफेक्ट्स देखे जाते हैं, लेकिन आज के दिन में जापान जो है किसी अमेरिकन कंपनीज को बैन नहीं किया है जापान में, लेकिन वहाँ कोई अमेरिकन कंपनी सर्वाइव नहीं करती है क्योंकि वहाँ के नागरिक इतना जागरूक है कि वो द मोमेंट अच्छी ग्रेप्स मिल रहे हैं और 900 अच्छे ग्रेप्स मिल रहे हैं और वो अच्छे ग्रेप्स अमेरिकन है तो वो नहीं लेते हैं, बिक नहीं पाते हो। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को और कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सिर्फ बोलकर नहीं, जय हिंद करके नहीं, और अपने एक्शन में ला करके। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स एंड बेस्ट पार्ट इज यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में मैं यहाँ पे मेरे को कुछ बोलने के लिए अवसर दिया गया, इसके लिए मैं पूरी
स्कूल की मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।